हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन फोर्टनाइट चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को अवेयर किया जाए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, मतलब फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में। सो आज मैं बात करूंगी एक इंजेक्शन के बारे में। वो इंजेक्शन है अंतरा। ये इंजेक्शन जो होता है ये हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सप्लाई में जो है ये इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इस इंजेक्शन में पड़ा हुआ है एमपीए। एमपीए बेसिकली स्टैंड्स फॉर मिडरॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिन एसिड जो है इसमें इंजेक्शन में पड़ा हुआ है। ये जो इंजेक्शन अंतरा है बेसिकली ये डेरिवेटिव है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, और प्रोजेस्टिन सिंथेटिक है ये इंजेक्शन। अगर मैं बात करूं इस इंजेक्शन के मतलब डोज की, सो ये इंजेक्शन जो होता है बेसिकली इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैंने बताया एमपीए मिडरॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसमें 150 mg पर ml के उसमें पड़ा रहता है ये इंजेक्शन। और बेसिकली ये जो इंजेक्शन है, ये जो अंतरा इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलरी, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। और ये इंजेक्शन जो होता है ये 3 मंथ्स के लिए जो है वैलिड होता है, मतलब कि इसके डोज होते हैं 3 मंथ्स में ये इंजेक्शन जो है रिपीट होता है। मतलब 12 to 13 वीक्स में ये इंजेक्शन लगता है, उसके बाद 13 वीक्स के बाद ये इंजेक्शन जो होता है वापिस रिपीट होता है। जैसे ये इंजेक्शन आपको लगा, मतलब 12 वीक्स और 13 वीक्स तक जो है इसकी सेकंड डोज जो है वो रिपीट होगी। अगर 13 वीक्स के बाद अगर आप आते हैं ये इंजेक्शन लगवाने के लिए सेकंड डोज, तो सबसे पहले जो है आपको प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है कि कहीं जो वुमन है जिसको इंजेक्शन लगा था कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। प्रेगनेंसी रूल आउट करने के बाद ही जो है आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। ऐसे आपने ये इंजेक्शन सेकंड डोज जो वो नहीं देनी है। बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है ये 12 to 13 वीक्स के अंदर लगता है, और आपके जैसे ही नॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स के जो 1 to 5 डेज होता है तब ये इंजेक्शन जो है हम इसको लगा सकते हैं, या फिर विद इन 5 डेज ऑफ पोस्टमार्टम जो है इंजेक्शन लगता है। बट लैक्टेटिंग मदर और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उनको इंजेक्शन नहीं लगाना है। उसके अलावा जो मेनार्की के केस है, मेनार्की किसे कहते हैं? मेनार्की होता है जब आपके फर्स्ट टाइम जो पीरियड आते हैं, दैट इज मेनार्की। सो मेनार्की से पहले जो है ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। अगर आपके पीरियड स्टार्ट हो गया है, मेनार्की के बाद जो है इंजेक्शन लिया जा सकता है। बेसिकली जो है ये इंजेक्शन जो होता है हार्मोन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका डेरिवेटिव है। जब भी आपके पास कोई भी फीमेल आती है, सबसे पहले तो आपने उसको बोलना है कि आपने 1 to 5 डेज या फिर विद इन 5 डेज ऑफ पोस्टमार्टम में ये इंजेक्शन लगवाने के लिए आना है। जब भी आपके पास कोई फीमेल इंजेक्शन लगाने के लिए आती है, इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगेगा। ग्लूटियल मसल और डेल्टॉइड मसल में ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। और किन कंडीशंस में इंजेक्शन नहीं लगाना है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जिसमें नहीं लगाना है? सबसे पहले तो अगर आपको किसी भी तरह का मतलब कोई भी लीवर डिस्फंक्शन है उस कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, उस कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। अनएक्सपेक्टेड अनडायग्नोस्ड विजाइनल सिवियर विजाइनल ब्लीडिंग है, उस कंडीशन में भी आपको ये एमपीए इंजेक्शन नहीं लगाना है। उसके अलावा अगर नॉन प्रेगनेंसी या फिर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये इंजेक्शन कंप्लीटली और क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो इन कंडीशंस को ध्यान में रख के जो है आपने ये इंजेक्शन लगाना है। अब अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि अगर ये इंजेक्शन हम एमपीए लगाते हैं इसका ये कैसे काम करता है। बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है एमपीए मिडरॉक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन ब्लड लेवल जो होता है उसको डिक्रीज करता है। सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके लेवल को डिक्रीज करता है। सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसके लेवल को डिक्रीज करता है और इनहिबिट करता है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को, जिसमें आते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज एफसीएच और एलएच। इन हार्मोन्स को ये जो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं इनको ये इनहिबिट करता है। सो इस तरीके से ये काम करता है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है बेसिकली क्या होता है कि जब भी ये इंजेक्शन लगता है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 12 to 13 वीक्स में ही आपको इंजेक्शन जो है वो देना है। और अगर
नेक्स्ट सेकेंड डोज जो होती है वो आपको 13 वीक्स तक जो वो लगानी ही लगानी। अगर 13 वीक्स के बाद जो अगर पहले कोई आ जाता है तो आप 12 वीक पे भी इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं, वो वैलिड है। बट अगर आपके पास कोई भी फीमेल जिसने फर्स्ट डोज ली हुई है वो 13 वीक्स के बाद आ रही है तो आपको बिना हिस्ट्री लिए उसको इंजेक्शन नहीं लगाना है। पहले आपने रूल आउट करना है उसकी प्रेगनेंसी और उसके बाद ही इंजेक्शन जो है एडमिनिस्ट्रेट करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो टाइम जो फर्स्ट इंजेक्शन लगा होता है उसका टाइम जो पूरा हो गया होता है 3 मंथ्स का, उसके बाद फीमेल जो है सेकंड डोज लगवाने के लिए आ जाती है और वो बीच में प्रेग्नेंट हो गई होती है और हम वो इंजेक्शन दे देते हैं और जैसे बीच में प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब उनके पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो लोग हमसे जो है लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि अगर वो कंसीव कर लेते हैं और हमसे लड़ने आ जाते हैं कि आपने इंजेक्शन लगाया था, हमने तो कंसीव किया हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी आपके पास कोई एमपीए मतलब अंतरा लगवाने के लिए इंजेक्शन आता है तो उसकी कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो है लेना बहुत जरूरी है। बिना हिस्ट्री के आप उसको ये इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। एलसीबी, एलएमपी पूछना जो है वो बहुत जरूरी है। लास्ट जो आपका बेबी हुआ था वो ऑपरेशन से है, वो नॉर्मल डिलीवरी है, ये सब डिटेल्स जो है आपके पास पूरी होनी चाहिए। उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए और आपने उसका वेट जो है वो जरूर चेक करना है। ये सारी हिस्ट्रीज आपके पास होनी चाहिए। उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आपको पता है कि अब उसने फर्स्ट डोज लगाया है, सेकंड डोज जो है 3 मंथ्स के बाद जो है उसकी ड्यू है, ताकि आपके पास अगर उसका फोन नंबर हो तो आप उसको कॉल करके रिमाइंड करवा सकते हैं कि आपका जो सेकंड डोज है वो ड्यू है या थर्ड डोज आपकी ड्यू है। कॉन्टैक्ट नंबर लेना बहुत जरूरी है और आपने अपने पास भी रिसिप्ट रखनी है और उस पेशेंट जो आपके पास बेनिफिशियरी आ रही है इंजेक्शन लगवाने के लिए, आपने उसको भी वो रिसिप्ट देनी है ताकि उसके पास भी रिमाइंडर रहे और उसको याद रहे कि हाँ मैंने अब ये इंजेक्शन जो है वो लगवाना है। और जैसे मैंने कहा कि ऑब्स्ट्रेक्टिकल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लेना जो बहुत जरूरी है, उसका पूछना मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे अपने ड्यूटी पे अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को ये इंजेक्शन लगाया है और पेशेंट जो है मोस्टली कंप्लेन करते हैं कि मैम इस इंजेक्शन लगाने से हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं। जब भी आपने किसी भी बेनिफिशियरी को जब ये इंजेक्शन लगाने हैं तो आपने उनको क्लियर कर देना है कि हो सकता है कि आपके 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो है जब तक ये इंजेक्शन जो उसकी एफिशिएंसी है आपको हो सकता है पीरियड्स ना आए। जैसे ही आप ये इंजेक्शन जो है आपके बंद हो जाएंगे तो आपके पीरियड्स जो है ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो वेट गेन और वेट लॉस की भी कंप्लेन करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको वेट जो है एट द वेरी फर्स्ट टाइम जब आपके पास वो इंजेक्शन लगाने आ रही है तो आपने उसका वेट चेक जो है वो जरूर करना है, ताकि जब आपके पास वो नेक्स्ट विजिट 3 मंथ्स के बाद आए तो आप उसका वेट जो है वापस चेक कीजिए और आप वो कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके वेट में कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और 3 मंथ्स के बाद जो ये इंजेक्शन लगाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर बाई चांस टाइम जो है ऊपर हो जाता है, इस इंजेक्शन के बाद क्या होता है कि आप जो है ना प्रेग्नेंट जो है वो जल्दी होते हैं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। जैसे आपने 3 मंथ्स का इंजेक्शन लगाया, अगर आप बीच में गैप डाल देते हैं तो उन टाइम पीरियड में कंसीव करने के चांसेस जो होते हैं, उस कंडीशन में कंसीव होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम से पहले इंजेक्शन लगा लो, टाइम ऊपर हो जाए तो वो रिस्की रहता है। और अगर बहुत सारे पेशेंट ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनके डाउट होते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं कि अगर हम ये इंजेक्शन लगवाते हैं, हमने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, 3 डोज लगवा ली, मतलब 9 मंथ्स तक हमारा ये चला, उसके बाद जो हम इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगी, जी नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। जब भी आप चाहेंगे कि हाँ अब आपने कंसीव करना है, आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा है, तो आप ये इंजेक्शन जो है आप उसको स्टॉप कर दीजिएगा और स्टॉप करने के बाद विद इन डेज और विद इन वीक्स जो है आपके पीरियड्स जो है वो विड्रॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप आराम से जो है वो कंसीव कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो ये एमपीए मतलब मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ये इंजेक्शन जो है किस चीज मतलब कहां जो ये यूज होता है। बेसिकली फर्स्ट जो है जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है। सेकंड जो है ट्रीटमेंट फॉर एंड्रोमेट्रोसिस के लिए भी जो है इंजेक्शन दिया जाता है। बेसिकली जो है ये हार्मोनल स्टेरॉइड्स हैं, तो उस कंडीशन में भी ये दिया जाता है।
ये एमपीए जो है एंड्रोमेट्रियोसिस केस की अगर मैं बात करूं तो एंड्रोमेट्रियोसिस में ये इंजेक्शन जो होता है 100 mg जो है एवरी वीक, एवरी 2 वीक्स जो है वो दिया जाता है फॉर 6 मंथ्स कंटिन्यूअसली। और अगर 150 mg की डोज दी जाए तो एवरी 2 मंथ्स जो है वो इंजेक्शन जो है ये दिया जाता है एंड्रोमेट्रियोसिस की केस में। और अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग के लिए तो ये 150 mg जो है दिया जाता है इंट्रामस्कुलरी अब ये इंजेक्शन जो होता है ये कॉन्ट्रासेप्शन के केस में 150 mg पर ml की डोज में दिया जाता है हर 3 महीने के बाद इंट्रामस्कुलरली। और अगर हम बात करें एंड्रोमेट्रियोसिस की तो एंड्रोमेट्रियोसिस के केस में अगर 100 mg का इंजेक्शन दिया जाता है तो एवरी 2 मंथ्स दिया जाता है फॉर 6 मंथ्स। और अगर 150 mg की डोज में अगर ये इंजेक्शन दिया जाता है सो एवरी 2 मंथ्स जो है इंट्रामस्कुलरली जो इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना। थैंक यू सो मच।